डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में आज हम पढ़ेंगे स्वीकृति का संवहन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने प्रस्ताव के संवहन के संबंध में यह पढ़ा था कि प्रस्ताव का संवहन उस समय पूर्ण माना जाता है जब वह प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसको यह प्रस्ताव किया गया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि स्वीकृति का संवहन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रस्तावक एवं स्वीकृता के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग समय पर पूर्ण होता है। अन्य शब्दों में, प्रस्तावक के विरुद्ध यानी प्रस्तावक को यानी प्रपोजर को बाध्य करने के लिए स्वीकृति का संवहन अलग समय पर पूर्ण होगा एवं स्वीकृता के विरुद्ध अर्थात स्वीकृता को बाध्य करने के लिए स्वीकृति का संवहन अलग समय पर पूर्ण होगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 4 में स्वीकृति के संवहन के संबंध में दो नियम बताए गए हैं। एक नियम प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन के संबंध में है और दूसरा नियम स्वीकृता के विरुद्ध स्वीकृति के संवहन के संबंध में है। पहले नियम के अनुसार प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन अर्थात प्रस्तावक को बाध्य करने के लिए स्वीकृति का संवहन उस समय कंप्लीट माना जाता है, उस समय पूर्ण माना जाता है जबकि स्वीकृता ने स्वीकृति को प्रस्तावक के पास भेजने हेतु भेज दिया है अर्थात प्रेषित कर दिया है, अर्थात स्वीकृति पत्र को डाक को दे दिया है अथवा लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है और अब स्वीकृति पत्र को वापस लेना स्वीकृता की कैपेसिटी में नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अमन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति नमन को अपना मकान 20 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव पत्र के द्वारा करता है। दूसरे व्यक्ति अर्थात नमन को पत्र प्राप्त हो जाता है और नमन इस प्रस्ताव की स्वीकृति डाक के द्वारा ही देता है और स्वीकृति पत्र को डाक में डाल देता है अर्थात लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। अब उसको वापस लेना, स्वीकृति पत्र को वापस लेना उसकी क्षमता एवं शक्ति के बाहर हो गया है, उसकी कैपेसिटी के बाहर हो गया है। अतः इस केस में अमन के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूर्ण हो गया है। दूसरा नियम है स्वीकृता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन अर्थात स्वीकृता को बाध्य करने के लिए स्वीकृति का संवहन उस समय पूर्ण होगा जब स्वीकृति की सूचना अर्थात स्वीकृति की जानकारी प्रस्तावक को वास्तव में हो जाए। जैसे उपरोक्त उदाहरण में नमन के विरुद्ध अर्थात स्वीकृता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन उस समय पूर्ण होगा जब स्वीकृति पत्र वास्तव में अमन को मिल जाएगा। ये दो नियम है प्रस्तावक के विरुद्ध एवं स्वीकृता के विरुद्ध स्वीकृति के संवहन के संबंध में। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें स्वीकृति के संवहन के संबंध में सामान्य नियमों की जानकारी करेंगे कि स्वीकृति के संवहन के संबंध में, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के संबंध में कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं। यद्यपि भारतीय अनुबंध अधिनियम में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन विभिन्न न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के आधार पर हम स्वीकृति के संवहन के संबंध में कुछ प्रमुख नियमों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला नियम है
टेलीफोन पर किए जाने वाले अनुबंधों को लेकर कि जो टेलीफोन पर अनुबंध किए जाते हैं उसके संबंध में क्या नियम है। विभिन्न मामलों के निर्णयों के आधार पर यह मान लिया गया है कि टेलीफोन पर किए जाने वाले अनुबंधों का अर्थात प्रस्ताव एवं स्वीकृति का अर्थात ठहराव का वही प्रभाव होता है जो पक्षकारों द्वारा संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होकर किए जाने वाले अनुबंधों का होता है। और टेलीफोन पर अनुबंध उसी समय पूर्ण माना जाता है जब स्वीकृति प्रस्ताव को जब एक्सेप्टेंस प्रपोजर को भली प्रकार अच्छी तरह सुनाई दे जाए। लेकिन यदि टेलीफोन किसी तकनीकी खराबी के कारण तकनीकी ऑब्स्टेकल के कारण टेलीफोन में खराबी हो जाती है और इस कारण से स्वीकृति स्पष्ट रूप से सुनी एवं समझी नहीं जाती है अर्थात प्रस्तावक उसको स्पष्ट रूप से सुन नहीं सकता है, अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, तो स्वीकृति अपूर्ण मानी जाएगी और अनुबंध का जन्म नहीं होगा। दूसरा नियम है टेलेक्स पर स्वीकृति के संवहन को लेकर। इसमें यह कहा गया है कि टेलेक्स पर किए जाने वाले प्रस्ताव की स्वीकृति का संवहन उस समय पूर्ण माना जाता है जबकि स्वीकृति टेलेक्स पर छप जाए या टेलेक्स पर आ जाए। यदि प्रस्ताव की स्वीकृति टेलेक्स पर नहीं छपती है अर्थात नहीं आती है तो स्वीकृति का संवहन पूर्ण नहीं माना जाएगा। तीसरा नियम है डाक द्वारा भेजी गई स्वीकृति के संबंध में, बाई पोस्ट जो एक्सेप्टेंस भेज रहे हैं उसके संबंध में। यदि स्वीकृता डाक द्वारा स्वीकृति भेज रहा है तो जो ही स्वीकृति पत्र को डाक में डाला जाता है उसी समय स्वीकृति का संवहन पूर्ण हो जाता है और उसी समय अनुबंध का निर्माण भी हो जाता है। एक नियम है कि स्वीकृता जो स्वीकृति पत्र प्रस्तावक को भेज रहा है वो स्वीकृति पत्र एक्सेप्टेंस लेटर डिले हो जाता है या देरी से पहुंचता है। तो इसमें हमें यह कहना है कि जब स्वीकृता ने स्वीकृति पत्र पर जो एड्रेस लिखा है वो बिल्कुल सही सही लिखा है, बिल्कुल सही एड्रेस लिखकर स्वीकृता ने स्वीकृति पत्र को डाक में डाला है, लेटर बॉक्स में ड्रॉप किया है, तो स्वीकृति का संवहन पूर्ण मान लिया जाएगा। चाहे स्वीकृति पत्र प्रस्तावक के पास देरी से पहुंचे और यहां तक कि चाहे पहुंचे भी नहीं तो भी स्वीकृति का संवहन पूर्ण मान लिया जाता है। लेकिन एक नियम यह भी है कि स्वीकृता यदि स्वीकृति पत्र पर गलत एड्रेस लिख देता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं अर्थात गलत पता लिखने का क्या प्रभाव है। यदि स्वीकृता ने स्वीकृति पत्र पर जो एड्रेस लिखा है प्रस्तावक का वो गलत लिख दिया है तो वह स्वीकृति पत्र प्रस्तावक को प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रस्तावक इस तरह की स्वीकृति से कभी भी बाध्य नहीं किया जा सकेगा अर्थात स्वीकृति का संवहन पूर्ण नहीं माना जाएगा। जैसे यदि स्वीकृता ने स्वीकृति पत्र पर पाटन के स्थान पर पटना लिख दिया है, अहमदनगर के स्थान पर अहमदाबाद लिख दिया है, मुजफ्फरनगर के स्थान पर मुजफ्फरपुर लिख दिया है और इस कारण स्वीकृति पत्र प्रस्तावक को प्राप्त नहीं होता है या देरी से होता है तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावक को बाध्य नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है यदि प्रस्तावक स्वयं ने ही स्वीकृता को गलत पता दिया है और स्वीकृता वही पता लिखकर स्वीकृति पत्र
को भेजता है तो ऐसी स्वीकृति वैधानिक रूप से मान्य होगी। उसके बाद में नेक्स्ट नियम आता है अनुबंध के स्थान को लेकर। अनुबंध के स्थान को लेकर नियम यह है कि किसी भी अनुबंध में उसके स्थान का अर्थात अनुबंध का निर्माण होने के स्थान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों? क्योंकि इसी आधार पर न्यायालय के कार्यक्षेत्र का निर्धारण होता है। यदि संबंधित पक्षकारों में कोई विवाद उत्पन्न होता है या विवाद उत्पन्न हो जाता है तो अनुबंध के स्थान के आधार पर ही यह डिसाइड होगा कि कौन से न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत किया जाएगा। तो अनुबंध के स्थान निर्धारण में जो नियम लागू होते हैं उनमें पहला नियम यह है कि यदि प्रस्तावक एवं स्वीकृता दोनों ही एक ही प्लेस पर है, एक ही स्थान पर है, तो जिस स्थान पर वो दोनों है वही स्थान अनुबंध का माना जाएगा। दूसरा नियम यह है कि जब डाक द्वारा अनुबंध होता है अथवा प्रस्ताव एवं स्वीकृति डाक के माध्यम से पत्र द्वारा की गई है तो जिस स्थान पर स्वीकृता ने स्वीकृति पत्र को डाक में डाला है अर्थात लेटर बॉक्स में ड्रॉप किया है वही स्थान अनुबंध का माना जाएगा। तीसरा नियम तार द्वारा स्वीकृति भेजने पर है। यदि टेलीग्राम के द्वारा स्वीकृता स्वीकृति भेज रहा है तो जिस स्थान से टेलीग्राम दिया जाता है अर्थात स्वीकृता का स्थान ही अनुबंध का स्थान माना जाएगा। और टेलीफोन पर प्रस्ताव एवं स्वीकृति होने पर जिस स्थान पर स्वीकृति प्रस्तावक को प्राप्त होती है अर्थात प्रस्तावक का स्थान ही अनुबंध का स्थान माना जाएगा। और टेलेक्स द्वारा स्वीकृति यदि दी जाती है तो जिस स्थान पर स्वीकृति प्राप्त होती है टेलेक्स पर छपती है अर्थात प्रस्तावक का स्थान अनुबंध का स्थान माना जाएगा। नेक्स्ट नियम है अनुबंध के समय को लेकर टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम और कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध के समय को लेकर यह कहा गया है कि यदि संबंधित पक्षकार वर्बली अर्थात स्वीकृति मौखिक रूप से देता है तो जिस समय स्वीकृति दी गई है वही समय अनुबंध का माना जाएगा। यदि स्वीकृता ने स्वीकृति डाक के द्वारा भेजी है तो डाक में स्वीकृति पत्र या एक्सेप्टेंस लेटर डालने का जो समय होगा वही अनुबंध का समय माना जाएगा। और टेलीफोन या टेलेक्स के द्वारा अनुबंध होता है या टेलीफोन या टेलेक्स पर स्वीकृति दी जाती है तो जिस समय प्रस्तावक को स्वीकृति का संदेश मिलता है वही समय अनुबंध का माना जाएगा। नेक्स्ट नियम है एजेंट की स्थिति में एजेंट की दशा में स्वीकृति का संवहन। यदि प्रस्तावक ने अपना प्रस्ताव अपने ऑथोराइज्ड एजेंट के द्वारा संबंधित पक्षकार अर्थात भावी स्वीकृता को भेजा है और भावी स्वीकृता अर्थात दूसरा पक्षकार अपनी स्वीकृति उसी एजेंट को दे देता है तो प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूर्ण माना जाएगा चाहे इस स्वीकृति संदेश को एजेंट अपने नियोक्ता अर्थात प्रस्तावक को दे या नहीं दे। अर्थात एजेंट इस स्वीकृति संदेश को अपने नियोक्ता को पहुंचाए या नहीं यह महत्वहीन है, इस बात की कोई महत्ता नहीं है। और लास्ट नियम है लाउड स्पीकर पर किए गए ठहरावों के संबंध में। यदि कोई व्यक्ति लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रस्ताव रखता है या लाउड स्पीकर के द्वारा स्वीकृति दी जाती है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न वचन या प्रतिज्ञा से किसी भी पक्षकार को बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
ये 9 नियम हमने पढ़े। इसके बाद में लास्ट में हम देखते हैं कि स्वीकृति का खंडन कब माना जाता है, कब हो सकता है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृति का खंडन स्वीकृता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूर्ण होने के पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं। अर्थात स्वीकृता ने जो स्वीकृति दी है, वो स्वीकृति जब तक प्रस्तावक के पास नहीं पहुंचती है, उसकी जानकारी में नहीं होती है, तब तक स्वीकृति का खंडन किया जा सकेगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पीरियड में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।